Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with geography from class 6, and yes my dear students, we have completed our chapter number 1 and 2, and now yes, we have started our chapter number 3, that is motions of the earth, and we have learned about the motions of earth, the two major types of motion of earth like revolution and rotation. So हमने rotation जो उसके एक्सिस पे करती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 में, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, वी विल टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन. उसे रोटेट करने की ज़रूरत ही क्यों है और रोटेशन से क्या क्या हमारी अर्थ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं. वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, वॉट एवर सिनेरियो क्या बनता है यहाँ पे अर्थ के रोटेशन मूवमेंट से. अर्थ जो है वो रोटेट करती है और रेवोल्यूशन उसका हमने देखा था, इट मूव्स, जो उसका मूवमेंट रहता है अराउंड द सन, वी कॉल इट revolution. So yes, here we begin it. So this is a part 2 of this video and part 2 of this chapter. So we will talk about everything of rotation of earth. So here requirement of rotation, अगर अर्थ जो है वो रोटेट ना करे तो क्या होगा. स्टूडेंट्स आप कहेंगे अगर मैम अर्थ नहीं रोटेट करती है तो क्या होगा, अगर ये नहीं घूमेगी अराउंड द सन तो क्या होगा, और अगर ये अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा. स्टूडेंट्स इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारे लिए हार्मफुल कंडीशंस बन सकती हैं. So here the portion of the earth facing the sun would always experience day. अगर आप इसे अच्छे से यहाँ पे देखते हैं कि ये सन का पोजीशन है और जो पोर्शन सनलाइट को रिसीव कर रहा है, और अगर ये रोटेट नहीं करेगा तो यही पोर्शन ऑलवेज, अगर ये रोटेट नहीं करेगा तो डायरेक्ट सनलाइट इस पोर्शन पे रहेगी, तो यहाँ हमेशा डे रहेगा स्टूडेंट्स, राइट. thus bringing continuous warmth to the region. इस एरिया में हमेशा जो है वार्म कंडीशंस रहेंगी, गर्मी रहेगी. ठीक है, अब क्या आप इतनी एक्सट्रीम गर्मी जहाँ पे सिर्फ दिन ही दिन हो, रात हो ही ना, रोटेशन नहीं करेगी तो रात नहीं होगी, रेवोल्यूशन नहीं करेगा तो सीजन चेंज नहीं होंगे. सो द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस. सो यहाँ पे हमेशा रात रहेगी, यहाँ पे हमेशा डे रहेगा, डे एंड नाइट रहेगा. तो हाफ पार्ट जो है अर्थ का वहाँ पे हमेशा ऑलवेज जो है डार्कनेस या फिर नाइट आप कह सकते हैं वो रहेगी. क्या आप ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं स्टूडेंट्स. अगर आपको ऑफिस जाना होता है आपके फादर को, और अगर सुबह हो ही ना तो क्या वे ऑफिस जा सकते हैं. आप सोते ही रहेंगे, कब तक सोएंगे. आपका बॉडी क्लॉक आपको जगा देगा नाइट में, लेकिन अगर नाइट ही नाइट रहेगी तो आप अपने जो डे में, जो डे रूटीन में आप जो काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे. और भी बहुत सारे हार्मफुल कंडीशंस रहते हैं. अगर आप डे की बात करें तो ऑलवेज अगर जिस पोर्शन में सनलाइट रहता है, सनलाइट का जो एक्सपोजर मिल रहा है इस एरिया को, यहाँ पे जो कंडीशंस रहेंगे एनवायरनमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग रहेगी, इस एरिया में डे रहेगा, नाइट नहीं होगी. अगर ये रोटेट नहीं करेगी अपने एक्सिस पे और अगर ये रेवोल्यूशन नहीं करेगी तो समर्स विंटर्स नहीं हो पाएंगे. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. So यहाँ पे जो रात के साथ साथ आपने देखा जो प्लैनेट्स हैं इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, ये रिसीव करते हैं सन से. अब यहाँ पे इस प्लैनेट अर्थ इज़ अ प्लैनेट, सो अर्थ में ये जो एरिया है जहाँ पे डार्कनेस और नाइट रहेगी, ये धीरे धीरे ठंड की वजह से जमने लग जाएगा. आपके जो विंटर है ना वो इतनी कोल्ड रहेगी, फ्रीजिंग वाली, एकदम से सर्दियाँ जो है जमा देने वाली. तो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन एक्सट्रीम कंडीशंस. सो इस तरह की जो एक्सट्रीम कंडीशंस रहती है वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज वी नीड हीट ऑल्सो. एंड येस, हमें हीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर एकदम से जो टेम्परेचर है वो इतना डाउन हो जाएगा तो हमें हीट की रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है, विंटर्स आते हैं, आप देखते हैं किसी किसी दिन जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है. सो हम ये सोचते हैं कि अब जो है हमें सनलाइट अगर मिल जाए तो हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी. एग्जैक्टली सेम पोजीशन, सेम चीज़ें अगर समर्स वाले जो एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर सनलाइट का एक्सपोजर हमेशा बना रहेगा तो उस एरिया में हमेशा जो टेम्परेचर है वो हाई से हाई होता जाएगा और फिर वहाँ पे भी आप रह नहीं पाएंगे. सो दैट्स वाई वी हैव
रिक्वायरमेंट, बिकॉज अगर आप जो अर्थ है वो रिक्वायरमेंट उसकी क्या रहेगी, रोटेशन की रिक्वायरमेंट यही है कि अगर वो रोटेट नहीं करेगी अपने एक्सिस पे तो डे एंड नाइट नहीं होंगे, और अगर इफ़ ये रिवॉल्व नहीं करेगी अराउंड द सन सो सीजन्स चेंज नहीं होंगे, विंटर्स और समर्स नहीं आएंगे, आपके बहुत अच्छे अच्छे जो सीजन्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। सो हमने जो इमेज है यहाँ से देखा, अगर सनलाइट इस एरिया में है तो यहाँ पे इस तरह से अगर ये रिवॉल्व करेगी तो ये एरिया जो है अलग अलग जगह पे सीजन्स चेंज होंगे, और अगर अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी तो डे एंड नाइट बनेंगे। Students, clear for you now? So this is a requirement of rotation. Students, next we will talk about revolution. Revolution को देखने वाले हैं, the second motion of the earth around the sun in its orbit, yes, is called revolution. So revolution क्या होता है, when यहाँ पे sun है हमारे और ये जो है इसका oval shape का ये जो हमारा orbit है एक fixed path रहता है, इसमें जो हमारी sun है ये रोटेट अर्थ जो है वो sun के चारों और अराउंड द सन ये जो है मूवमेंट रहता है इसका इस तरह से, और इसे ही हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और ये अपना जो रेवोल्यूशन का सर्किल है ये 365 डेज़ में कंप्लीट कर लेती है। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, इन अ 1 ईयर ये अपना जो रेवोल्यूशन का जो सर्किल है उसे कंप्लीट कर लेती है। अब यहाँ से आपको इसका एक ऑर्बिट जो दिखाई दे रहा है, इसमें आप नोटिस करिए यहाँ का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस और यहाँ का जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सो हम इस पाथ के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इस पाथ को जो इसका फिक्स पाथ है ऑर्बिट जो है इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस ऑर्बिट में जो अर्थ का जो मूवमेंट रहता है उससे सीज़न कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे विंटर्स आ रही है, कैसे ऑटम और स्प्रिंग है, कैसे हमारे समर्स आते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग, द मोशन, द रिवोल्यूशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लीप ईयर के बारे में। सो आई हैव डिस्कस इट विद यू दैट हमने देखा रेवोल्यूशन जो है नॉर्मल जो हमारा कैलेंडर ईयर रहता है उसमें 365 डेज़ में अर्थ जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 डेज़, और यू कैन से इन अ 1 ईयर। बट माय डियर स्टूडेंट, एग्जैक्टली ये 365 डेज़ एंड 6 आवर्स लेती है, लाइक 1/4 ऑफ अ डे, ये इतना टाइम लेती है अराउंड द सन इसे रिवॉल्व करने में। सो अब ये जो 6 आवर्स हैं हम इसे इग्नोर कर देते हैं और 4 ईयर्स तक 6 आवर्स नेक्स्ट जो नेक्स्ट कैलेंडर रहेगा उसमें 6 आवर्स, इस कैलेंडर में इसके जो 6 आवर्स थे उसको हमने हमारे पास में रख लिया, ठीक है, विल कीप द 6 आवर्स विद अस। देन हमने अगले कैलेंडर ईयर्स के भी 6 आवर्स को रख लिया, तो 6 + 6 12 आवर्स। देन हमें 2 कैलेंडर ईयर्स और जो है 6 और 6 12 ईयर्स जो हैं 12 आवर्स जो हैं उसे और लेना होगा, तो 6 + 6 + 6 + 6 = 24। 12 and 12 ये रहेगा, तो 24 आवर्स बनते ही 1 डे कंप्लीट हो जाएगा। तो एवरी 4th ईयर के बाद में मीन्स 4 साल बाद में आपका आता है 366 डेज़ का ईयर। येस माय डियर स्टूडेंट्स, उसे बोलते हैं लीप ईयर। ओके, सो जो कॉमन हमारा ईयर रहता है, कॉमन कैलेंडर ईयर रहता है वो 365 डेज़ का हम रहते हैं, और जो हम 6 आवर्स को इग्नोर करते हैं उस इग्नोर को हम 4 ईयर्स के बाद में उसे मर्ज करके जब वो कंप्लीट 24 आवर्स बन जाता है तब वो जो वर्ष रहता है, वो जो ईयर रहता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो अब देखिए यहाँ से सन जो है वो अर्थ को देख रहा है, ओके, और ये अर्थ जो है वो बहुत जल्दी से मीन्स इन 365 डेज़ में अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, लेकिन अर्थ जो वो कह रहा है कि नो, यू हैव रिमेनिंग 6 आवर्स ऑल्सो। सो 6 आवर्स 1 ईयर के 6 आवर्स ऐड कर लिए, 2nd ईयर के 6 आवर्स, 3rd ईयर के एंड 4th ईयर के। आफ्टर 4 ईयर्स आफ्टर 24 आवर्स का हमारे पास में एक डे बन जाता है, और उसे हम ऐड कर देते हैं 365 डेज़ + 1 डे, तो इट विल 366 डे। तो जिस ईयर में 366 डेज़ आते हैं वो होता है लीप ईयर। अब आप बताएंगे कि 366 डेज़ करने के लिए किस मंथ में एक दिन ऐड करते हैं हम। अगर आप जानते हो तो क्या करना है आपको, तुरंत मुझे अपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना है। सो वी कंसीडर अ डे ईयर as consisting of 365 days only। so हम जो है consistently 365 days को ही consider करते हैं and ignore 6 hours for the sake of convenience। so हमारे convenience के लिए, otherwise हमें इसको इस तरह से लिखना होगा 365 days, और
अब ये 1/4 रहेगा, हाफ नहीं रहेगा, 1/4 ऑफ अ डे, ठीक है। सो 1/4 ऑफ अ डे मीन्स 24 आवर्स को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 6 आवर्स रहते हैं। सो ये जो 6 आवर्स का टाइम है हम इसे इसलिए इग्नोर करते हैं ताकि हमें कन्वीनियंट रहेगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। A year with 366 days is called leap year. So leap year में कितने डेज होते हैं? 366 days in a leap year, my dear students. So अब आपको पता चला leap year हम किससे बोलते हैं, और ये जो 1 day ऐड होगा ये किस मंथ में ऐड होगा इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं. So here 6 hours saved every year are added to make 1 day. So हमने देखा अब इसे 1 डे बनाने के लिए कितने ईयर्स लग जाएंगे? 6 आवर्स 1 ईयर के, 6 आवर्स नेक्स्ट सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के 6 आवर्स एंड फोर्थ ईयर के 6 आवर्स. ये चारों सालों के 6 आवर्स मिलके 24 आवर्स बनाएंगे. तो इट विल टेक 4 ईयर्स का समय ये यहाँ पे लेगा. सो ओवर स्पैन ऑफ 4 ईयर्स इतनी अवधि लेगा, ये इतनी अवधि में 4 सालों की अवधि में जाके ये 24 आवर्स बनते हैं और एक डे कंप्लीट होता है. तो जो 4 साल बाद में जो वर्ष लीप ईयर बनेगा उसमें 366 डेज रहेंगे स्टूडेंट्स. सो दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. सो स्टूडेंट्स यही मैंने आपसे क्वेश्चन किया था किस मंथ में ये जो सरप्लस डे है वो ऐड होता है. सो इट विल ऐड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. सो कई बार आपने देखा होगा ना, जो लोग हैं लीप ईयर में अगर वो उनका जन्म होता है और अगर वो फेब्रुअरी की 29 को जन्म होता है उनका, तो ऐसा नहीं है कि उनका बर्थडे 4 साल बाद आएगा नहीं. हाँ, अकॉर्डिंग टू अगर लीप ईयर देखें तो उनका 4 साल बाद उनका बर्थडे आना चाहिए. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, सो 28 को वो मना लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं. सो 29 जो है, ये जो 29 का फरवरी रहता है, कई बार 28 रहते हैं डेज फरवरी में और कई बार 29 रहते हैं. सो 29 इसीलिए रह रहे बिकॉज वो जो मंथ रहेगा उसमें, जिस मंथ में फरवरी में 29 ऐड हुए हैं, 29 डेज हैं, वो जो ईयर है वो एग्जैक्टली लीप ईयर है. अदरवाइज जो कॉमन कैलेंडर ईयर रहते हैं उसमें 28 डेज़ की फरवरी आपने देखी होगी स्टूडेंट्स. अगर आप अब नोटिस करेंगे तो जिस मंथ में, जिस ईयर में, फरवरी के मंथ में अगर 29 डेज़ हैं तो इट विल बी अ लीप ईयर स्टूडेंट्स. सो ये क्लियर हो गया. लीप ईयर में फरवरी कितने डेज़ की आएगी? 29 डेज़ की आएगी. और लीप ईयर में हाउ मेनी डेज़? 366 डेज़. ओके. Thus the every 4th year February is of 29 days instead of 28 days students. So it is all clear for you. Okay, next देखने वाले हैं हम सीजन्स के बारे में. So students, कई बार आपने देखा होगा अचानक से धीरे धीरे जो कड़कड़ाती हुई हमारी ठंड है वो चली जाती है और धीरे धीरे पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो गिरने लग जाती हैं. फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि पेड़ों पे जो फूल हैं, जो पत्तियां हैं वो फिर से खिलने लग जाते हैं. फिर समर्स आ जाते हैं, फिर विंटर्स आ जाते हैं. सो ये जो सीज़न में आपको बदलाव दिखाई दे रहा है ये किस वजह से होता है? इफ़ एनीबडी कैन आस्क यू ए क्वेश्चन कि किस वजह से जो सीजन है वो चेंज हो रहे हैं. सो नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन टेल देम कि ये रीज़न था, ये पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से सीजन्स में जो है चेंजेस आते हैं. और ये चेंजेस क्यों आते हैं? बिकॉज द मोशन ऑफ अर्थ. ठीक है स्टूडेंट्स, वी नो ऑलरेडी दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो दैट्स वाई हमने देखना है जो सीजन्स में कैसे चेंजेस आ रहे हैं. लाइक अभी आपको यहाँ पे ऑटम दिख रहा है, फिर यहाँ पे कोल्ड है, विंटर्स आ गए हैं, देन आपने स्प्रिंग देखा, देन आपको समर्स को भी फेस करना है. सो इस तरह से ये जो सीज़न में आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ये सारे चेंजेस होते हैं किसकी वजह से? जो रिवोल्यूशन सर्कल रहता है अर्थ का अराउंड द सन, इसकी वजह से सीजन्स में चेंज आते हैं. सो व्हाट आर द सीजन्स? हमारे कौन कौन से सीजन्स हैं? यू नो ऑलरेडी. जनरली हम जो सीज़न है, हमारा जो ईयर है उसमें 4 सीजन्स काउंट करते हैं. सो जनरली अ ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सीजन्स. ओके स्टूडेंट्स. सो कौन से रहते हैं? समर. ओके, समर जहाँ पे गर्मियाँ रहती हैं. देन शरद. ओके, शरद मीन्स आपका ऑटम. ठीक है स्टूडेंट्स. देन यहाँ पे विंटर्स,
हमने देखा है कोल्ड जो है हमारा विंटर सीजन रहेगा, देन फोर्थ विल बी स्प्रिंग सीजन। सो यहाँ पे हमने चारों जो हमारे इम्पॉर्टेंट और मेजर जो सीज़न में चेंजेस आते हैं, ये जो सीज़न है हमने उनको डिस्कस किया है। देन द चेंजेस ऑकर ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जैसे सन के चारों ओर आपकी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, सो इस वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी पोजिशन में, इसलिए हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं सीजन में स्टूडेंट्स। सो इसको हम डिस्कस करते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है हमारा, पहले हम उसको समझ लेते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम ऑर्बिट का एक जो फिक्स पाथ है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं लाइक दिस। तो हियर यू कैन सी यहाँ पे हमारा सन है स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सन है तो हम इसे येलो कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये येलो में आपका सन हो गया स्टूडेंट्स। देन हम इसे देखने वाले हैं, इसके चारों ओर जो हमारा अर्थ है वो कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 147 मिलियन ओके किलोमीटर, और यहाँ का डिस्टेंस जो है वो कुछ ज़्यादा दिखाई देगा आपको। तो अर्थ जो है इस पोजीशन पे जब आती है 21 दिसंबर के आसपास, 22 दिसंबर के आसपास, तब उसके यहाँ स्ट्रीट लाइंस जा रही है सन की। एग्जैक्टली ये जो पोजीशन है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पे सनलाइट स्ट्रेट रहेंगी। ओके, देन हम जानते हैं कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करें तो यहाँ के बाद में यहाँ, ठीक है। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे सनलाइट जो है वो स्ट्रेट जा रही है, तो ये इक्वेटर पे स्ट्रेट जा रही है। देन हम देखेंगे लाइन ऑफ सॉल्स्टिस जो है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पार्ट में जो है हमारी सनलाइट पूरी जा रही है। ओके, जो ये इधर वाला पार्ट है यहाँ पे सनलाइट एग्जैक्टली पूरी जा रही है। इस तरह से ये जो ऑर्बिट है इसका, ये एक ओवल शेप का ऑर्बिट दिखाई देता है, और कुछ यहाँ पे इसका मूवमेंट नीचे है सन से और यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ पे इसका मूवमेंट ऊपर है। तभी तो हमने डिस्कस किया था कि जब हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था और ये हमारा मिडिल में इक्वेटर था स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि जो विंटर्स है और समर्स है वो कैसे आ रही थी। तो हमने देखा जब इंडिया में अगर समर है तो ऑस्ट्रेलिया या जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंटर्स की सिचुएशन रहती है। कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ से देखने वाली बात यह है कि अगर ये हमारा अर्थ है, ओके ठीक है, आप शेप पे मत जाइए, आप यहाँ से देखिए। सो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। हमने देखा कि जो सन है वो मूवमेंट, उसका सन का मूवमेंट नहीं है, एग्जैक्टली जो अर्थ का मूवमेंट है। अब सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक स्ट्रेट जाती है वंस इन अ ईयर, यू नो ऑलरेडी। सो सन जब यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस दे रहा है तो इस समय यहाँ पे इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, तो यहाँ पे विंटर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और अगर सन यहाँ आ रहा है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे सनलाइट स्ट्रेट रहने की वजह से इस तरफ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सनलाइट नहीं रहेगी स्ट्रेट, वो थोड़ा सा स्लैंटिंग हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे हमें सनलाइट देखने को नहीं मिलेगा। तो इंडिया में क्या हो जाएंगे, विंटर्स हो जाएंगे। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे विंटर्स हो जाएंगे। सो जब इंडिया में विंटर्स है तो ऑस्ट्रेलिया जो हमारा एक कॉन्टिनेंट है वहाँ पे क्या है, समर, और अगर वहाँ समर है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, विंटर्स। ऑलरेडी इस तरह से सन की जो पोजीशन बनती है, सनलाइट की जो पोजीशन बनती है अर्थ के ऊपर, अर्थ जब है यहाँ पे ये सन है और यहाँ आ रही है तो ये थोड़ा सा इसकी स्ट्रेट लाइन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में जा रही है, और जब वो यहाँ आ रही है तो यहाँ से इसकी स्ट्रेट लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम इसको और अच्छे से देख लेते हैं। जब एग्जैक्टली वो यहाँ पे है तो अब ये सनलाइट जो है स्ट्रेट जो है सदर्न हेमिस्फीयर तक जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर सनलाइट जो है वो थोड़ी सी स्लैंटिंग फॉर्म में जा रही है, तिरछी जा रही है। देन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो पार्ट है वहाँ पे सनलाइट रहेंगी कुछ इस तरह से, और जो सदर्न हेमिस्फीयर का जो पार्ट है वहाँ पे सनलाइट तो जाएंगी, ज़्यादा एरिया तो कवर करना ही है, सन तो पूरे एरिया को कवर कर रहा है, लेकिन जो पोल है हमारा साउथ पोल वहाँ पर नहीं जा पाएंगी। सो एग्जैक्टली इस वजह से पोल जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहाँ पे 6 मंथ डेज और 6 मंथ जो है नाइट भी रहती है। ओके, सो एक्सट्रीम कंडीशन से अगर 6 महीने तक रात ही रात रहे तो आप वहाँ पे आपकी जो लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आप। और अगर आप साउथ पोल पे जाएंगे तो सेम वही चीज़ है, 6 मंथ का डेज और 6 मंथ नाइट रहेंगी। सेम एग्जैक्टली सिचुएशन जो है नॉर्थ पोल और साउथ
पोल पे बनती है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट को डिस्कस कर रहे हैं। द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो ये ऑर्बिट हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया है। थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। यस, इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कैसे ये इंक्लाइंड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। हम जानते हैं अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है स्टूडेंट्स। लाइक अगर ये आप इसका एक्सिस समझते हैं तो ये एक्सिस जो है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड है। मीन्स वो नॉर्थ जो है उस तरफ, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस तरह से हमें हमारा अर्थ जो है, अगर हम उसका यहाँ पे एक इमेज बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ किया, तो हमारा जो एक्सिस है वो जस्ट स्ट्रेट नहीं है। नॉर्थ पोल कुछ इस तरह से नहीं है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। सो ये अपनी ये जो डिस्टेंस है, ऑर्बिटल प्लेन ये हो गया, ठीक है, ये जो अपनी कक्षा में घूमती है, अपनी ऑर्बिट में घूमती है। सो ऑर्बिटल प्लेन से ये जो इसका एक्सिस बन रहा है ये 66.5 डिग्री का रहता है स्टूडेंट्स। और टोटल हम अगर देखें कि अपने ये स्ट्रेट जो ऑर्बिटल प्लेन से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जो पोल्स की तरफ जा रही है, इस लाइन को अगर यहाँ से ऑर्बिटल प्लेन के यहाँ से देखते हैं तो ये 90 डिग्री रहता है। 90 डिग्री से अगर आप 66.5 माइनस करोगे तो इट विल 23.5 डिग्री। सो इट मीन्स जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है। सो ये साउथ पोल जो है वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया और नॉर्थ पोल जो था वो स्ट्रेट ना होके इधर शिफ्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी टिल्टेड फॉर्म में ये जो है सेम टिल्टेड इंक्लाइंड झुकी हुई है और इसी तरह से ये जो है सन के चारों ओर मूवमेंट रहता है। मीन्स ऐसा नहीं कि ये ऐसे हो जाएगी, जिस तरफ झुकी हुई है मीन्स नॉर्थ का जो है नॉर्थ की तरफ झुकी हुई है ना, तो नॉर्थ की तरफ झुकी है और नीचे से साउथ वाला पोर्शन जो है वो इधर हो जाएगा। तो थोड़ा सा, कितना सा, 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे ये इंक्लाइन है, झुकी हुई है। सो इसी वजह से सेम पोजीशन में मीन्स इसी तरह से ये रोटेट करेगी। ओके अगर ये सन है आपका तो इसके चारों ओर ये हमारा एक्सिस सीधा ना होके थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में है और ये इसी तरह से रोटेट कर रही है। तो अब जो है सीजन्स में बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं और इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। ओके देन हम देखने वाले हैं आगे के लिए तो मोशन ऑफ द अर्थ। सो समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या सीज़न में बदलाव देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट समर सॉल्स्टिस। तो समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, और इसको देखते हैं। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन। अब यहाँ पे जब समर्स हैं तो वो कैसे हैं, समर्स में नॉर्थ पोल पे समर्स रह रहे हैं तो समर सॉल्स्टिस बोलते हैं इसको। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन। अब जो नॉर्थ पोल है वो टुवर्ड्स द सन जो है झुका हुआ रहेगा, तो इट मीन्स सन का किधर है, इस तरफ होगा। तो सन तो नहीं चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स जो मूवमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और सन का जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है। सो अब यहाँ पे जो है जो एरिया सन की तरफ और आगे आ गया, तो स्ट्रेट सनलाइट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पोल पर तो जा ही नहीं सकती, बिकॉज हम जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर सन जो है हॉरिजन से सन इससे ज़्यादा ऊपर आता नहीं है, राइज नहीं करता है, बिकॉज हमारी जो अर्थ है उसकी जो पोजीशन है उस अकॉर्डिंग इस यहाँ पे पोल है और ये एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने ये हमारा सन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी जो सनलाइट है वो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक स्ट्रेट रहती है और नॉर्थ पोल पे और नॉर्थ पोल के पास के जो एरियाज़ है यहाँ पर भी लाइट तो जाती है लेकिन स्ट्रेट सनलाइट नहीं है, थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइट्स जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये जो समर सॉल्स्टिस हमें डिस्कस करना है उसका जो हमने देखा कि इसमें जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ इंक्लाइंड है, तो जो अर्थ है वो इधर होगी। ओके अब इसको हम देख लेते हैं कैसे। ये सन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि नॉर्थ पोल पे क्या सिचुएशन रहता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ इंक्लाइंड रहता है। तो क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ पोल? सो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए एग्जैक्टली
ये नॉर्थ पोल जो है ये सन की तरफ इंक्लाइंड है, तो ये हो गया हमारा समर सॉल्स्टिस। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आपने देखा जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बन रहा था, बिकॉज हमने देखा सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, जिसमें डे एंड नाइट से जो अर्थ है उसके दो हिस्से डिवाइड कर दिए गए थे। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स द डायरेक्ट सनलाइट। अब क्या होगा, इसे हम अच्छे से यहाँ पे भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली हमारा जो अर्थ है उसका पोजिशन में क्या रह रहा है, हमने अभी डिस्कस किया। जो हमारा अर्थ है इट इज टिल्टेड ऑन इट एक्सिस इन, और कितना वैल्यू है इसका 23.5 जो है वो अपने एक्सिस पे झुका हुआ है। तो ये हो गया इसका साउथ पोल और ये एग्जैक्टली इसका नॉर्थ पोल है ना। अब जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है वो एकदम मिडिल से बनता है, यहाँ से सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, जिससे आप डे जो अगर पोर्शन सन की तरफ एक्सपोजर रख रहा है तो यहाँ पे डे, और ये जो इसके बाद वाला हिस्सा है बिहाइंड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, यहाँ का हिस्से में नाइट रहेगा स्टूडेंट्स। सो अब हम ये देखने वाले थे कि इक्वेटर से, ये इक्वेटर हो गया आपका, ये जो है हमारा सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन था, ठीक है स्टूडेंट्स। देन हम देखने वाले हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। सो इट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री ईस्ट में था। अब जो हमने देखा समर सॉलिस्टिस में हमारी जो सनलाइट है वो एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, सन जो है इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इसकी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन रहेगी, स्ट्रेट लाइट रहेगी। तो इट मीन्स ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर तक का, यहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव होगी। ओके, और जो नदर्न हेमिस्फीयर तक का, जो नदर्न नॉर्थ पोल है, वहाँ तक के जो एरियाज़ है वहाँ पे भी सनलाइट तो रहेगी। और सनलाइट, अब सन को यहाँ से वापस यहाँ आने तक कितना टाइम लगता है, जब तक इस एरिया में डे रहेगा। नॉर्थ पोल पे क्या रहेगा, डे रहेगा, बिकॉज नॉर्थ पोल थोड़ा सा इंक्लाइंड है सन की तरफ। तो ये जो नॉर्थ पोल पे जो एरिया बन रहा है आर्कटिक सर्किल से, यहाँ पे कंटिन्यूअसली डे रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, इसी को हमने यहाँ पे समझा था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स द डायरेक्ट सन रेज 21 जून, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। अब ये कैसे होता है, 21 जून को मीन्स यहाँ पे जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट रहता है, तो ये जो 21 जून है यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। मीन्स जून की जो गर्मी है और उसमें वो 21 जो जून है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट जो है छोटी और डे जो है वो लॉन्गेस्ट रहता है। ओके, सो लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट जो मिलती है वो 21 जून को रहता है, बिकॉज सनलाइट जो है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है और नदर्न हेमिस्फीयर में उस समय जो है समर्स रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन कंडीशंस आर रिजर्व्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो फिर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, विंटर्स, बिकॉज सनलाइट जो है वो अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर तक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो नीचे तक का पार्ट है वहाँ पे अभी समर्स विंटर्स हैं। सो इस तरह से जो समर और विंटर का रहेगा, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन आप देख सकते हैं। ओके, और ये हमारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने के लिए हमने जो एक्सिस इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ किया था वो है। अब यहाँ से आप देखेंगे जो सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट जो है वो इस पार्ट में ज़्यादा रिसीव हो रही है, तो यहाँ पे समर्स, और जो नदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट था फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ पोल, यहाँ पे आपको विंटर्स दिखाई देंगे। सो दैट्स वाई हम इसे समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। और इसमें 21 जून को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट रहती है। स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। सो यहाँ से अब जो हमारा जो एरिया है इंडिया, अगर हम बात करें वर्ल्ड के प्रॉस्पेक्ट में, इंडिया का पोजीशन जो है नदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। सो यहाँ पे अभी इंडिया में क्या रहे हैं, समर्स हैं। ओके, बिकॉज ये जो एरिया है ये डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अभी लाइट पड़ रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के जो मध्य प्रदेश है यहाँ से इंडिया के बीच में से निकलता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये जो एरियाज़ है यहाँ से होते हुए गुजरता है। तो इट मीन्स यहाँ पे अभी समर्स रहेंगी, बिकॉज सनलाइट अगर डायरेक्ट मिल रही है तो आपका जो एरिया है वो मैक्सिमम हीट जो है रिसीव कर रहा है फ्रॉम सन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखने, इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, बिकॉज जहाँ पे फ्रॉम इक्वेटर से लेके आप जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ तक सनलाइट जो है हर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे वंस इन अ ईयर मिड डे सन जो है वो सबसे ज़्यादा हीट देता है। ठीक है, सो अब जो है सिचुएशन, अगर 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनलाइट है तो एग्जैक्टली उस दिन लॉन्गेस्ट डे और
शॉर्टेस्ट नाइट रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये कब रहेगा, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की डायरेक्ट लाइट होगी। सो ये जो पैरेलल बन रहा है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, इट मीन्स इस दिन यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट रहेगी। और कौन सा दिन है वो, 21 जून। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं विंटर सॉल्स्टिस के बारे में। सो समर इन सदर्न हेमिस्फीयर, अब देखते हैं इसको हम समर इन सदर्न हेमिस्फीयर बोल रहे हैं। सो सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स रहेंगी और हमारे यहाँ विंटर हो जाएगी, तो ये हो गया विंटर सॉल्स्टिस। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट सन रेज एंड साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। अब यहाँ पे हमें जो पोजीशन बनानी है अर्थ की, उसमें जो साउथ पोल है ये टिल्टेड रहेगा टुवर्ड्स द सन। अब जो साउथ पोल है ये सन की तरफ रहेगा, टिल्टेड रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा। और जो सनरेज हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे मिल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, है ना। जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट डायरेक्ट रिसीव हो रही है, लाइक दिस। सो अब यहाँ से हमने देखना है कि किस तरह से हमने समर सॉल्स्टिस को डिस्कस किया। नाउ इट इज़ योर विंटर सॉल्स्टिस। इसमें जो नॉर्थ पोल है ये और ये एक्सिस हमने निकाल दिया इमेजिनरी लाइन के थ्रू। अब यहाँ पे आपको सनरेज जो है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे स्टूडेंट्स रहेगी। सो दैट्स वाई इस एरिया में समर्स रहेंगे इन सदर्न हेमिस्फीयर और हमारे यहाँ पे विंटर्स आ जाएंगे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। सो अब जब अगर सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहेगी, एग्जैक्टली पैरेलल जो है वैल्यू अगर 23.5 डिग्री इन साउथ में रहेगी, ओके तो यहाँ पे इससे पहले हमने यहाँ पे ईस्ट तो लगाया ही था, एग्जैक्टली यहाँ पे नॉर्थ भी था, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ईस्ट तो हम ईस्ट एंड वेस्ट तो हम लॉन्गिट्यूड में लिखते हैं। ये एग्जैक्टली आपको इसको पढ़ना है एन से। ओके, सो 23.5 डिग्री एन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। देन हमने अब यहाँ से देखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 साउथ में है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो डिग्री बन रही है यहाँ पे अगर सन की डायरेक्ट रेज आ रही है, तो अब ये एरिया जो है ऊपर का फ्रॉम इक्वेटर से नॉर्थ पोल का एरिया विंटर्स रिसीव करेगा, और यहाँ जो फ्रॉम इक्वेटर से साउथ पोल का जो एरिया है यहाँ पे समर्स रहेंगे स्टूडेंट्स। सो हमारे जो एरियाज़ हैं इस अकॉर्डिंग यहाँ पे विंटर्स और समर्स बनते हैं। अगर सन की रेज जो है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी तो वहाँ पे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स हो जाएंगी, तो हमने इसको समर सॉल्स्टिस कहा। अगर हमारे एरिया के बाद में अगर सनरेज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहती है तो हमारे यहाँ विंटर्स हो जाएगी, तो दैट्स वाई वी कॉल इट विंटर सॉल्स्टिस। ओके स्टूडेंट्स, सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट सनलाइट, हमने देख लिया इसको, एंड साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, and 22nd December the longest day and shortest night in southern hemisphere। अब इसको भी हम देख लेते हैं। हमने अभी यहाँ से देखा जो साउथ पोल है इट विल इंक्लाइंड रहेगा ये, और टुवर्ड्स द सन इसका इंक्लाइंड पोजीशन है। तो अब यहाँ पे 22nd दिसंबर जब हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, यस अब इसको हमने डिस्कस करना है। 22nd दिसंबर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन साउथ हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में 22nd दिसंबर यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट रहेगी। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट कब रहेगी, तो आप बता सकते हैं 21 जून इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट रहेगी। और अगर इसी का ही हम देखें, इसे रिवाइज कर देते हैं, इसे उल्टा करके देखें, रिवर्स करके देखें, तो एग्जैक्टली सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट रहेगी। सो अब आप जानते हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे अभी समर्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है समर्स में, वहाँ पे गर्मी है और फिर अभी वहाँ पे क्रिसमस मनाया जाएगा, बिकॉज जो ऑस्ट्रेलिया जो एक कॉन्टिनेंट है इसका पोजीशन है सदर्न हेमिस्फीयर में। सो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया है और 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। बट वो विंटर्स, हमारे यहाँ पे विंटर्स रहती है, तो हमें तो विंटर्स में हमारे दिखाई देते हैं क्रिसमस, और जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे समर्स में इन्हें क्रिसमस एंजॉय करना पड़ता है। ओके, सो
आगे आपने इसको अच्छे से देखना है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट कब है, 21 जून, बिकॉज इस एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अभी सनलाइट है, डायरेक्ट सनलाइट है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जगह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट सनलाइट रहेगा, तब नदर्न हेमिस्फीयर में ना होकर सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट बनेगा 22 दिसंबर को। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं इक्विनॉक्स के बारे में। When the direct sun rays of sun falls on the equator, अब एक पोजीशन अर्थ का ऐसा भी बनता है जब दोनों जो पोल हैं वो इंक्लाइंड नहीं रहते हैं सन की तरफ। कैसे? सो स्टूडेंट्स, इसको हम इस इमेज से भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, मीन्स इसी मोशन में हमारा जो अर्थ है ये रोटेट करता है और रिवॉल्व कर रहा है। सो अब यहाँ पे दोनों हिस्से ही टुवर्ड्स द सन इंक्लाइंड नहीं है। सो अब जो सन रेज है वो डायरेक्ट, जब सन रेज जो है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, इक्वेटर पे अगर डायरेक्ट सनलाइट रहती है, मीन्स यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपने कर दिया तो यहाँ समर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे किया तो यहाँ पे समर हो गई। अब इक्वेटर पे अगर सन होगा तो यहाँ सन समर्स हो जाएंगी, मीन्स गर्मी होगी दोनों ही तरफ, ठीक है, बिकॉज बराबर हो गया ना, डिवाइड कर दिया तो इधर वालों को भी उतनी गर्मी मिलेगी, इधर वालों को भी एग्जैक्टली उतनी ही समर और उतनी ही विंटर्स, यहाँ पे भी उतनी ही ठंड, उतनी ही गर्मी यहाँ पे रहेगी। सो इक्वल हो गया ना, दोनों की बात मान ली है सन ने, अब बीच में आ गए हैं सन, तो वो इक्वेटर पे जब डायरेक्ट सन रेज रहेगी तो इस पोजिशन पे जब सन की तरफ कोई भी पोल झुका हुआ ना हो तो ये पोजीशन बनती है इक्विनॉक्स की। सो नीदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, कोई भी पोल जो है लाइक ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही सन की तरफ नहीं है, तो सिचुएशन कैसी बनेगी, आगे सन है और यहाँ अब जब सन की इस तरफ अगर अर्थ आती है तो यहाँ पे दोनों एरिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एरिया पे डायरेक्ट सन रेज आ रही है, तो दोनों एरियाज़ में इक्वेटर पे सन रेज जाएगी तो दोनों एरियाज़ में इक्वल रहेगा सिचुएशन। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। ओके, सो इस तरह से इक्वल डेज, बराबर दिन और बराबर रातें रहेंगी दोनों हेमिस्फीयर में, सदर्न में भी और नदर्न हेमिस्फीयर में भी इक्वल डेज एंड नाइट रहेगी। और कब रहेगी ये, जब सन जो है 23 सितंबर को इक्वेटर पे अपनी डायरेक्ट सन रेज देगा, ठीक है। सो 23 सितंबर को अगर सन इक्वेटर पे आ जाता है, सन की जो रेज है, अर्थ मूव कर रही है, सन तो नहीं आ रहा ऊपर नीचे, लेकिन अर्थ जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रही है सन के चारों ओर ऑर्बिटल प्लेन में, ऑर्बिटल एलिप्टिकल ऑर्बिट में। सो उसका वजह से, उसके जो मोशन है, उसकी जो पोजीशन है, इस वजह से 23 सितंबर को इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट रहेगी दोनों पार्ट्स में, सदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इसको हमने देख लिया 24 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसको हमने अच्छे से देखा, इक्विनॉक्स को देख लिया। अब इसमें जो सीज़न बन रहे हैं वो कौन से सीज़न बनेंगे, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। व्हेन सन रेज जो है डायरेक्टली इक्वेटर पे रहती है, तो यहाँ पे आपको इस तरफ ये जो एरिया है, अगर ये एरिया में स्प्रिंग और ये एरिया में जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें ऑटमन रहेगा। अगर इस तरफ से सनलाइट आ रही है तो फिर कैसे पोजीशन बनती है, इसको आप देखिए। ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर जो हमारा नॉर्थ पोल है, अगर साउथ पोल जो है, सॉरी नॉर्थ पोल जो है अगर सन की तरफ रहेगा तो यहाँ पे समर सॉलिस्टिस रहेंगे। देन हमने डिस्कस किया अगर हमारा साउथ पोल जो है वो सन की तरफ रहेगा, तब यहाँ पे जो नॉर्थ पोल का एरिया है यहाँ पे हमारा विंटर्स हो जाएंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगी, डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल को मिल रही है तो यहाँ पे समर्स होगी, और इधर अगर सनरेज मिल रही हैं तो ये जो इक्वेटर से ऊपर का, पोल से जो ऊपर का एरिया है यहाँ पे समर्स रहेंगी। ये दो सिचुएशंस तो हमने डिस्कस कर लिया। जब यहाँ से यहाँ जा रही है तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे कुछ इसी तरह से, बिकॉज हमेशा जो अर्थ है वो इसी फॉर्म में टिल्टेड है, ठीक है। तो सेम जो इंक्लाइंड फॉर्म में ही वो अपना मूवमेंट कर रही है। सो यहाँ पे दोनों पार्ट, फ्रंट से अगर जो सनलाइट पड़ेगी तो इक्वेटर पे पड़ेगी। सो इक्वेटर से पड़ने की वजह से दोनों पार्ट जो हैं हमारे वो सनलाइट में इक्वल डेज और इक्वल नाइट को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और सेम पोजीशन इधर भी बनती है। तो यहाँ पे अगर सनलाइट रह रही है तो जो फ्रंट वाला हिस्सा है यहाँ पे क्या रहेगा, ऑटम, और इसके पीछे वाले में स्प्रिंग रहेगा, ठीक है। अर्थ जो है वो पूरा राउंड है ना,
सो अब इसके पीछे की तरफ में क्या हो जाएगा, अगर फ्रंट वाला हिस्से पे, बिकॉज नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के बीच में इक्वेटर पे अगर सनरेज रह रही है, तो सामने जो है ऑटम, और पीछे का जो पार्ट है ग्लो, ये जो हमारा अर्थ है उसके बैक साइड का पार्ट में यहाँ पे स्प्रिंग रहेगा, राइट स्टूडेंट्स। ओके, देन सेम पोजीशन अगर यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे हमने इसी चीज़ को देखा, अगर सनलाइट इस पोर्शन में यहाँ नीचे आ रही है तो अब यहाँ पे सामने की तरफ सेम एग्जैक्टली वापस जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें आपका विंटर और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका समर्स हो जाएंगे। सो इस तरह से सीज़न हमारे चारों चेंज हो गए हैं, विंटर्स, देन हमने देखा इसके बाद में ऑटम, स्प्रिंग और देन हमने देखा समर्स। सो ये चारों सिचुएशंस को एक बार के लिए हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको समर सॉलिस्टिस की हम सबसे पहले बताएंगे, जिसमें जो नॉर्थ पोल है वो टुवर्ड्स द सन थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ठीक है, बिकॉज वी नो ऑलरेडी जो अपने एक्सिस पे अर्थ है वो 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड है, और ऑर्बिटल प्लेन से ये 66.5 डिग्री टिल्टेड है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो एरिया यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है तो इस एरिया में फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, फ्रॉम पोल और पोल के पीछे तक का, बिकॉज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का ये लाइन है, सो ये पूरा एरिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर का, यहाँ तक सनरेज तो यहाँ तक आ रही है ना पूरी, सो यहाँ तक क्या रहेंगी, समर्स रहेंगी। सो इसलिए हमने इसे समर सॉलिस्टिस कहा है स्टूडेंट्स। ओके, सो नॉर्थ पोल पे एग्जैक्टली अब ये जब तक सन की रेज जो है, अर्थ का जो मूवमेंट है नेक्स्ट यहाँ तक ना आ जाए, अर्थ जो है अब वहाँ जाएगी, उधर इधर से उधर मूव करेगी ना, अब यहाँ पे आएगी तो सन के यहाँ पे सन रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ेगी, तब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ेगी, तब नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स हो जाएंगे। एग्जैक्टली इसको और अच्छे से ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे हैं सन, ओके, ये कहीं नहीं घूमते हैं, हमारा अर्थ जो है वो मूवमेंट करता है कुछ इस तरह से, एक ओवल शेप का इसका इलेप्टिकल ऑर्डर होता है, ऑर्बिट होता है। अब यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, इसकी 4 पोजीशंस हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ जो है वो मूवमेंट कर रही है। अब यहाँ से अगर इसका नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल को हम अलग कलर से ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ पे टुवर्ड्स द सन अगर इंक्लाइंड रहता है थोड़ा, ओके, ठीक है। सो अब ये जो इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक का जो एरिया है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो ये एरिया में समर सॉलिस्टिस रहेंगे। देन फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट मूवमेंट होता है अर्थ का, ठीक है। सो अब ये यहाँ पे आ गई है और टिल्टेड हमेशा इधर ही रहेगा, ऊपर से नीचे झुका हुआ रहेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अब ये जो पोजिशन है यहाँ पे इक्वेटर पे सनलाइट रहेगी, मीन्स दोनों पोर्शन ऐसा है, ये इस तरह से है स्टूडेंट्स, और अब ये सनलाइट जो है वो दोनों के बीच में पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो कुछ इस तरह से ये हमारा ऐसे झुका हुआ है, अब सनलाइट इधर से जा रही है तो एग्जैक्टली इसके बीच के पोर्शन पे सनलाइट रह रही है, बिकॉज दोनों हिस्से सन की तरफ नहीं है, दोनों हिस्से में से नॉर्थ पोल जो है वो इस पोजीशन में जब समर सॉलिस्टिस रहेगा तब सन की तरफ रहेगा, और साउथ पोल जो है हमारा जब विंटर सॉलिस्टिस रहेगा तब सन की तरफ झुका हुआ रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अदरवाइज ये दोनों पोजीशन जब बीच में आती है इस तरफ, तब क्या सिचुएशन बनती है, तब इक्विनॉक्स की सिचुएशन बनती है। सो जो हिस्सा सन के सामने है, ठीक है, एग्जैक्टली अभी ये हिस्सा सन के सामने है तो यहाँ पे ऑटम रहेगा, ठीक है, दोनों पोल्स पे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसमें भी आप ये देखेंगे कि जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग और ऑटम हमें देखने को मिलता है। सेम इसके पीछे का जो बैक साइड का एरिया है, अब जो अर्थ है वो इस तरह से घूम रही है, तो यहाँ पे जो फ्रंट था वो यूँ घूमते घूमते अब सन के इधर ये बैक साइड आ गया, तो यहाँ पे स्प्रिंग और यहाँ पे ऑटम हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, आई होप यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स, बिकॉज हमने यहाँ पे मोशन ऑफ अर्थ देखा है और रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन को डिस्कस कर लिया था, एंड येस हमने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज। गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।